First of all, good morning to all of you. Myself, Dr. Neeraj, गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स फॉर बस्तली, करनाल। मेरे टॉपिक का विषय है बॉक्सर अपराइजिंग। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बात करूंगा हु वर बॉक्सर्स। बॉक्सर कौन थे? जब फर्स्ट साइनो जैपनीज वार हुआ तो उसके पश्चात हमें चाइना में अलग अलग संगठन दिखाई देते हैं, और ये जो संगठन जो बने, इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि मांचू सरकार को सुधारवादी कार्यक्रम शुरू करवाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। लेकिन जब इन संगठनों ने अपने कार्यक्रम सम्राट के समक्ष रखे तो सम्राट ने इन सभी कार्यक्रमों को नजरअंदाज किया, और इसी बीच हमें चाइना में एक नया संगठन दिखाई देता है जिसका नाम है ई हो चुआन। ये जो संगठन है, इसके जो समर्थक हैं, ये लगातार एक मंत्र का उच्चारण करते थे, और ये उच्चारण लगातार 3 बार किया जाता था। और इस उच्चारण के दौरान ये अपने दांत को बंद रखते थे, और जिसके परिणाम स्वरूप इनके मुंह में झाग आ जाता, और इससे इनको यह एहसास हुआ कि इस उच्चारण से इनके अंदर वो शक्ति आ चुकी है जिससे कि वो विदेशी गोलियों का सामना कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये जो संगठन है, इनके जो समर्थक हैं, जो सदस्य हैं, इनका यह भी मानना था कि हमें मन और शरीर को मजबूत बनाने के लिए हमें लगातार व्यायाम करना चाहिए। और जब ये समर्थक व्यायाम करते तो उस समय ये अपने हाथ की मुट्ठियों को बंद कर लेते थे। इसलिए इस संगठन के सदस्यों को मुक्केबाज के नाम से जाना गया। अब हम बात करते हैं कि जो बॉक्सर अपराइजिंग है उसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा फर्स्ट ओपियम वॉर की, जिसका टाइम पीरियड है 1839 से 1842। जब 1842 में फर्स्ट ओपियम वॉर समाप्त हुआ तो इस युद्ध के दौरान इंग्लैंड को चाइना के विरुद्ध सफलता मिली, और इस युद्ध के पश्चात अब इंग्लैंड के व्यापारियों को और ईसाई मिशनरीज को यह आज्ञा दी गई कि वो अब चाइना में निवास कर सकते हैं, और इसके अलावा यहाँ पर वो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं। और जब धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा तो अब चाइना के लोगों ने इन ईसाई मिशनरियों का विरोध करना भी शुरू किया, और इसी घटनाक्रम में 1851 में हमें चाइना में एक बड़ा रिवोल्ट भी दिखाई देता है, जो मॉडर्न चाइना के इतिहास में ताइपिंग रिवोल्ट के नाम से जाना गया। इस रिवोल्ट का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमें मांचू राजवंश को समाप्त करना है, और उसके स्थान पर दोबारा मिंग राजवंश की स्थापना करना है। और इसके अलावा लगभग 1856 में दोबारा इंग्लैंड और चाइना के रिलेशन बिगड़ने लगे, जिसका मुख्य कारण यह था कि इंग्लैंड की सरकार लगातार मांचू सरकार पर दबाव बना रही थी कि हमें दोबारा उन संधियों में संशोधन करना चाहिए जो हमने फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद की थी। और इंग्लैंड के व्यापारी लगातार इस मुद्दे को लेकर मांचू सम्राट पर दबाव बना रहे थे। और इसके अलावा हमें एक दूसरी घटना भी इस समय दिखाई देती है, जिसके परिणाम स्वरूप सेकंड ओपियम वॉर जरूरी हुआ। जैसे फ्रांस के रोमन कैथोलिक
पादरी के द्वारा मॉडर्न चाइना के लोगों को जबरदस्ती ईसाई बनाया जाने लगा। और जब मांचू सरकार को इस घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने रोमन कैथोलिक पादरी का विरोध किया और उसे मृत्यु दंड दिया गया। तो इस प्रकार से इस घटनाक्रम के पश्चात इंग्लैंड, फ्रांस और चाइना के बीच सेकेंड ओपियम वॉर शुरू हुआ और यह 1860 तक चला। और इसके पश्चात ईसाई मिशनरीज, विदेशी व्यापारी लगातार मॉडर्न चाइना में अपने कार्यों को बढ़ाते चले गए। और इसके पश्चात 1890 के दशक में मॉडर्न चाइना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। वो क्या है? फर्स्ट साइनो जैपनीज वॉर, जो हुआ 1894 से 1895, जिसमें चाइना और जापान मुख्य राष्ट्र थे। और इस युद्ध में जापान को जीत हासिल हुई और चाइना को हार। और जब यह युद्ध समाप्त हुआ तो उसके पश्चात मॉडर्न चाइना के लोगों ने यह समझा कि विदेशी शक्तियां ही हमारे विनाश का सबसे बड़ा कारण है। और इसके साथ साथ हमें इस समय मॉडर्न चाइना में अलग अलग संगठनों का जन्म भी दिखाई देता है। और इन संगठनों ने मांचू सरकार पर यह दबाव बनाया कि हमें आम पब्लिक के लिए सुधारवादी कार्यक्रम चलाने चाहिए। और जब महारानी तदुसी ने इन कार्यक्रमों को शुरू किया तो सबसे पहले 100 दिवसीय सुधार की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत मॉडर्न एजुकेशन को बढ़ावा दिया गया, मॉडर्न चाइना के राजनीतिक सिस्टम को सुधारने पर बल दिया गया और रेलवे निर्माण पर जोर दिया गया। लेकिन इन सुधारों के साथ साथ विदेशी राष्ट्र जैसे इंग्लैंड और जापान लगातार चाइना के मामलों में इंटरफेयर कर रहे थे, जिसके कारण महारानी तदुसी अपने कार्यक्रमों को सही तरीके से लागू नहीं कर पाई। तो इस प्रकार से जब ये सुधारवादी कार्यक्रम अपने मकसद में सफल नहीं हो पाए तो इसके परिणाम स्वरूप मॉडर्न चाइना की आम पब्लिक में और विरोधी संगठनों में मांचू सरकार के विरुद्ध और विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध आक्रोश की भावना जन्म लेने लगी। और इसी आधार पर 1898 में विरोधी संगठन ने मांचू सरकार के विरुद्ध और विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध विद्रोह की शुरुआत की। और यह विद्रोह 1901 तक चला। अब मैं बात करूंगा इसके पर्पज क्या थे। जब 1898 में बॉक्सर अपराइजिंग शुरू हुआ तो इस अपराइजिंग का मुख्य उद्देश्य यह था कि मांचू राजवंश को समाप्त किया जाए और इसके साथ साथ विदेशी राष्ट्रों को देश से बाहर निकाला जाए। और इस उद्देश्य को लेकर यह मूवमेंट शुरू हुआ था। लेकिन जैसे जैसे यह मूवमेंट आगे बढ़ने लगा तो मांचू सरकार की महारानी, जिसका नाम है तदुसी, ने इस विरोधी संगठन का समर्थन करना शुरू किया। क्योंकि विरोधी जो संगठन है उसका यह मानना था कि अब महारानी ने हमारा समर्थन करना शुरू कर दिया है और हम अब आसानी से इन विदेशी राष्ट्रों को बाहर निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार विरोधी संगठन और महारानी ने मिलकर 1900 के शुरुआत में इस विद्रोह की शुरुआत बड़ी तेजी से।
अब मैं इस रिवोल्ट के जो कारण क्या है उसकी बात करूंगा। फर्स्ट है राजनीतिक कारण। बॉक्सर रिवोल्ट का मुख्य कारण राजनीतिक सुधारों की मुख्य असफलता थी, क्योंकि जब 1895 में सुधारवादी कार्यक्रम शुरू हुए तो इन कार्यक्रमों को अपने मकसद में सफलता नहीं मिल पाई और जिसके परिणाम स्वरूप इन विरोधी संगठनों ने महारानी तदुसी के विरुद्ध एक नया मूवमेंट छेड़ने का बीड़ा उठाया। और इसके अलावा इसके साथ साथ हमें यह भी नजर आता है कि विदेशी राष्ट्र इस समय केवल अपने हितों को देखते हुए ही वो कार्य कर रहे थे जिससे कि केवल उनको ही फायदा पहुंचे, और इसलिए उन्होंने केवल रेलवे निर्माण के ऊपर जोर दिया। तो इस प्रकार जब रेलवे निर्माण पर जोर दिया गया तो इससे मानचू सरकार और विदेशी राष्ट्रों के बीच संबंध बिगड़ने लगे और इस माहौल से एक नई अव्यवस्था का जन्म हुआ और इससे प्रेरित होकर ही विरोधी संगठनों ने बॉक्सर रिवोल्ट की शुरुआत की। सेकंड, साम्राज्यवाद का विरोध। विरोधी संगठनों का यह मानना था कि साम्राज्यवाद हमारी फ्रीडम का सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि इन विदेशी राष्ट्रों ने हमारी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं उन सभी पर अपना नियंत्रण कर रखा है। इसलिए इन विरोधी संगठनों का यह मानना है कि यदि हमें अपने आप को फ्रीडम करना है तो हमें सबसे पहले साम्राज्यवादी शक्तियों का विरोध करना होगा, क्योंकि इनका यह मानना है कि जिस प्रकार एशिया महाद्वीप में जैसे भारत, बर्मा आदि में इन विदेशी शक्तियों ने अपना नियंत्रण स्थापित किया है, उसी आधार पर धीरे धीरे ये विदेशी शक्तियां हमारे ऊपर भी अपना नियंत्रण कर लेंगे। इसलिए इन विरोधी संगठनों ने मिलकर साम्राज्यवाद का विरोध करना शुरू किया और इसी आधार पर इन संगठनों ने बॉक्सर रिवोल्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट, सामाजिक कारण। फर्स्ट ओपियम वार के पश्चात ईसाई मिशनरियों को यह आज्ञा दी गई कि वो अब आसानी से चाइना में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं और इसके पश्चात इन ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया और चाइना में लोगों को ईसाई बनाया जाने लगा। और 1890 के दशक में जब ईसाई मिशनरीज अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे तो उसी समय मॉडर्न चाइना की आम पब्लिक ने ईसाई मिशनरियों का विरोध किया, क्योंकि जिन चीनी लोगों ने ईसाई धर्म स्वीकार किया था उन लोगों ने अब मॉडर्न चाइना की जो परंपराएं हैं उनका विरोध करना शुरू कर दिया। तो इस बात से विरोधी संगठन और आम पब्लिक काफी नाराज हुए और उन्होंने ईसाई मिशनरियों के मुद्दे को लेकर मानचू सरकार का विरोध करना शुरू किया और इसके साथ साथ विदेशी राष्ट्रों का भी विरोध किया और इन्होंने इनके विरुद्ध बॉक्सर रिवोल्ट की शुरुआत की। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। जब फर्स्ट साइनो जापानीज वार समाप्त हुआ तो उसके पश्चात चाइना में अलग अलग संगठन बने और इन संगठनों ने यह उद्देश्य बनाया कि हमें इस प्रकार से मानचू सरकार का और विदेशी राष्ट्रों का विरोध करना है।
और इन संगठनों में ई हो च्वान सबसे महत्वपूर्ण संगठन था और इस संगठन ने ही विशेष रूप से बॉक्सर रिवोल्ट का नेतृत्व किया था। और जब इस संगठन ने विद्रोह की शुरुआत की तो सबसे पहले शांतुंग प्रदेश के गवर्नर यूशियन ने इस संगठन का समर्थन किया और शांतुंग प्रदेश के गवर्नर ने संगठन के साथ मिलकर यह नारा दिया कि मांझू सरकार को हटाओ, विदेशियों का नाश करो। लेकिन जैसे ही मांझू सरकार ने इस संगठन का समर्थन किया तो संगठन ने अपने नारे में बदलाव किया और यह नारा दिया कि मांझू सरकार को सत्ता में रखो और विदेशियों का नाश करो। नेक्स्ट, इमीडिएट कॉज। चाइना में 1898 तक वो सभी परिस्थितियां बन चुकी थी कि जिससे विदेशी राष्ट्रों और मांझू सरकार का विरोध किया जा सके। और इसी समय 1898 में एक ऐसी घटना घटी जिसके परिणाम स्वरूप यह रिवोल्ट अनिवार्य हो गया। जैसे कि 1898 में चाइना की येलो रिवर पर बाढ़ आ गई और इस बाढ़ के कारण इस नदी के आसपास के इलाकों में पानी भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप वहां की फसलें खराब हो गई। और इस घटना के पश्चात मांझू सरकार ने इस एरिया की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया और जैसे ही बाढ़ का प्रभाव समाप्त हुआ तो इस इलाके में विशेष रूप से शांतुंग प्रदेश में भूखमरी का माहौल पैदा हुआ। और जब भूखमरी का माहौल पैदा हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पर लोग भूखे मरने लगे। और इसी बात को लेकर 1898 में चाइना के विरोधी संगठन ई हो च्वान ने शांतुंग नामक प्रदेश पर आक्रमण कर दिया और इसके पश्चात धीरे धीरे यह रिवोल्ट नॉर्थ चाइना के दूसरे इलाकों में भी फैलना शुरू हुआ, जैसे शांसी, दक्षिण मंचूरिया और चिली आदि। जब यह रिवोल्ट शुरू हुआ तो इन विद्रोहियों ने अपने दो उद्देश्य निर्धारित किए। जैसे फर्स्ट, ईसाई मिशनरियों को मारा जाए या उनको देश से बाहर निकाला जाए। सेकंड, विदेशी लोगों को जो आराम से नगरों में निवास करते हैं उन सभी लोगों को नगरों से बाहर किया जाए। और इन दो उद्देश्यों को लेकर इन विद्रोही लोगों ने अपने कार्य शुरू किए और जिसके अंतर्गत शांतुंग प्रदेश में रहने वाले ईसाई मिशनरियों को मारा गया, काटा गया। और इसके अलावा शांतुंग प्रदेश में रेलवे लाइनें भी उखाड़ी गई। तो इस प्रकार से जैसे जैसे घटनाक्रम आगे बढ़ता चला गया तो 1900 के मध्य में हमें यह आंदोलन एक भयंकर रूप धारण करता हुआ दिखाई देता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 11 जून को राजधानी पीकिंग में इन विद्रोही संगठनों ने ईसाई मिशनरियों को खुलेआम मारा। और इसी दिन 11 जून को ही जापान के दूतावास, जिसका नाम है सूरियामा,
की हत्या कर दी गई। इसके अलावा 13 जून को इन विद्रोही लोगों ने विदेशी दूतावासों पर आक्रमण किया और यहां पर अधिकार किया। इसके अलावा 14 जून को इन विद्रोहियों ने दोबारा हजारों ईसाई मिशनरियों को मारा। इसके अलावा 20 जून को इन विद्रोहियों ने जर्मन राजदूत जिसका नाम है बैरन फार्केनेलर को गोली मार दी। और इसके अलावा इसी दिन 200 विदेशियों को भी गोली मारी गई। तो इस प्रकार से इस घटनाक्रम से मांझू सरकार में खुशी की लहर बनी और मांझू सरकार को यह एहसास हुआ कि विद्रोही आसानी से इन विदेशियों को चाइना से बाहर निकाल सकते हैं और जिसके परिणाम स्वरूप महारानी तजुसी ने यह आज्ञा दी कि हमें अब इन विद्रोहियों का समर्थन करना चाहिए। और इसी आधार पर अब मांझू सरकार की रानी ने इन विद्रोहियों का समर्थन करने का ऐलान किया। और इसके पश्चात 21 जून को एक ऐसी घटना घटी जिसने संपूर्ण चाइना को काफी प्रभावित किया। घटना क्या है कि एक अंग्रेज का सर काटा गया और उस सर को एक पिंजरे में रखा गया और पिंजरे को पूरे शहर में खुलेआम दौड़ाया गया। तो इस प्रकार से जब यह घटना घटी तो इस घटना के पश्चात अब विदेशी राष्ट्रों ने यह महसूस किया कि हमें अब एकजुट होकर इन विद्रोहियों को दबाना होगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जब यह विद्रोह आगे बढ़ रहा था तो उसी बेस पर अब वेस्टर्न राष्ट्रों ने मिलकर एक नया संगठन बनाने का प्रयास किया। जैसे इस संगठन में 8 देश हैं जिनके नाम हैं रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली, जापान, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और हंगरी। इन 8 देशों ने मिलकर एक ज्वाइंट आर्मी का गठन किया और इस ज्वाइंट आर्मी में लगभग 45,000 सैनिकों को शामिल किया गया। और इस आर्मी का गठन 1900 के अंत में किया गया और लगभग 4-5 महीनों तक इस आर्मी ने अपनी जो गतिविधियां हैं वो जारी रखी। लेकिन इस आर्मी के द्वारा सबसे महत्वपूर्ण घटना 14 जुलाई 1901 को की गई, क्योंकि इस दिन विदेशी सेना ने तिनस्तीन नामक इलाके पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान विदेशी सेना ने मॉडर्न चाइना के विद्रोहियों को मारा और वहां की आम पब्लिक को भी हताहत किया। लेकिन इस घटनाक्रम में लगभग 745 विदेशी सैनिक भी मारे गए। इसके पश्चात अगस्त में हमें एक दूसरी घटना भी दिखाई देती है जिसमें इस विदेशी सेना ने राजधानी पीकिंग की तरफ प्रस्थान किया और वहां पर अधिकार किया। और इसके पश्चात अगस्त में विदेशी सेना ने अलग अलग दूतावासों पर अधिकार किया, वहां पर लूटपाट की और विद्रोहियों की हत्याएं की। और इसी बीच अगस्त में ही महारानी तजुसी ने राजधानी पीकिंग को छोड़ दिया और सियान नामक में स्थान पर चले गए। तो इस प्रकार से जब ज्वाइंट आर्मी ने विद्रोही लोगों को मारा, राजधानी पीकिंग पर अधिकार कर लिया, तो मजबूर होकर मांझू सरकार को
इन विदेशी राष्ट्रों के साथ एक समझौता करना पड़ा, जो है बॉक्सर प्रोटोकॉल। 7 सितंबर 1901 को चाइना और इन विदेशी राष्ट्रों के बीच मॉडर्न चाइना का सबसे महत्वपूर्ण समझौता हुआ, जिसका नाम है बॉक्सर प्रोटोकॉल। और इस प्रोटोकॉल की अपनी अलग-अलग धाराएं निश्चित की गई, जैसे फर्स्ट, विदेशी राष्ट्रों के लिए एक अलग से मिनिस्ट्री का निर्माण किया जाए और इस मिनिस्ट्री में विदेशी लोगों को रहने की भी परमिशन दी जाए। सेकंड, जिन गवर्नमेंट ऑफिसर्स ने इस बॉक्सर रिवोल्ट में भाग लिया था और जो अधिकारी इस क्राइम का दोषी है, उसे सजा दी जाए। थर्ड, मॉडर्न चाइना के अंदर विदेशी राष्ट्रों के विरुद्ध जितनी भी सोसाइटीज बनी हुई हैं, उन सभी सोसाइटीज को बंद किया जाए। नेक्स्ट, जिन इलाकों के लोगों ने इस बॉक्सर रिवोल्ट में भाग लिया था, वहां पर सिविल सर्विस के एग्जाम खत्म कर दिए जाए। मतलब कि इन लोगों को अब आगे से सिविल सर्विस में बैठने की परमिशन नहीं होगी। नेक्स्ट, जर्मन के अधिकारी बैरन वॉन केटले की हत्या की गई है, उन सभी हत्यारों को पकड़ा जाए और उनको दंड दिया जाए। नेक्स्ट, जापान के व्यक्ति सुइयामा की हत्या की गई है, उसके दोषियों को पकड़ा जाए और उसे दंड दिया जाए। और अंत में यह कहा गया कि बॉक्सर रिवोल्ट के लिए चाइना जिम्मेदार है और क्षतिपूर्ति के लिए चाइना विदेशी राष्ट्रों को 450 मिलियन राशि देगा। इसके पश्चात मैं बात करूंगा कि बॉक्सर रिवोल्ट के क्या प्रभाव पड़े। बॉक्सर रिवोल्ट मॉडर्न चाइना की एक महत्वपूर्ण घटना है और इस घटना ने मॉडर्न चाइना को काफी प्रभावित किया। जैसे फर्स्ट, इस विद्रोह के पश्चात हमें चाइना में अलग-अलग सुधार दिखाई देते हैं, क्योंकि जैसे ही 1901 में बॉक्सर रिवोल्ट समाप्त हुआ, तो उसी आधार पर महारानी तजुसी ने यह आदेश दिया कि हमें आम पब्लिक के लिए सुधार करने चाहिए और इस बेस पर मॉडर्न एजुकेशन को सबसे ऊपर रखा गया और मॉडर्न एजुकेशन के लिए नेशनल स्कूल की स्थापना की गई और इस स्कूल के माध्यम से साइंस और फिलोसफी की एजुकेशन दी जाने लगी। इसके साथ साथ सुधारों के माध्यम से सामाजिक और राजनीतिक सुधार भी किए गए। जैसे सामाजिक सुधारों के अंतर्गत महिलाओं के हितों को सबसे ऊपर रखा गया और चाइना के अंदर जो पुरानी जो प्रथाएं हैं महिलाओं को लेकर, उन सभी को समाप्त करने का निश्चय किया। इसके साथ साथ अब राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया गया और इस बदलाव के अंतर्गत यह निर्णय लिया गया कि हमें राजनीति के अंदर केवल योग्य व्यक्तियों को ही नियुक्त करना होगा, जिससे कि हम अपनी राजनीतिक व्यवस्था को मजबूत बना सके। सेकंड, संविधान का निर्माण हुआ चाइना में।
बॉक्सर रिवोल्ट के पश्चात 1908 में चाइना में एक संविधान बनाया गया और इस संविधान के अंतर्गत सबसे पहले यह ध्यान रखा गया कि मांझू सरकार के हितों को सबसे ऊपर रखा जाए और इसके साथ साथ इस संविधान के अंतर्गत एक लोकसभा व मंत्री परिषद की स्थापना की गई और संविधान के अंतर्गत अब प्रत्येक प्रांत में जनता को यह अधिकार दिया गया कि जनता के माध्यम से ही निर्वाचित सदस्य विधानसभाओं में भेजे जाएंगे। थर्ड, 1911 की चीनी क्रांति। बॉक्सर रिवोल्ट का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि इस रिवोल्ट के पश्चात हमें चाइना में 1911 में एक बड़ी क्रांति दिखाई देती है, क्योंकि जब यह क्रांति हुई तो इस क्रांति के परिणाम स्वरूप मॉडर्न चाइना में राजतंत्र की समाप्ति हुई और उसके स्थान पर 1912 में गणतंत्र की स्थापना की गई। और अंत में मैं अपने व्याख्यान में निष्कर्ष को पेश करना चाहूंगा। जब 1901 में बॉक्सर रिवोल्ट समाप्त हुआ तो इस रिवोल्ट ने न केवल चाइना को बल्कि समस्त साउथ ईस्ट एशिया को प्रभावित किया। इस मूवमेंट के माध्यम से हमें चाइना में पहली बार मास नेशनलिज्म का एग्जाम्पल दिखाई पड़ता है। जैसे इस रिवोल्ट के माध्यम से पहली बार अब आम पब्लिक ने, जैसे किसान और मजदूर ने मिलकर जो विरोधी संगठन है उनके साथ मिलकर मांझू सरकार की नीतियों का विरोध किया और इसके साथ साथ पहली बार विदेशी राष्ट्रों को बाहर निकालने के लिए किसान, मजदूर और आम पब्लिक एक साथ मिलकर इस रिवोल्ट में भाग लेने पहुंचे। सेकंड, बॉक्सर रिवोल्ट मॉडर्न चाइना का सबसे बड़ा एंटी इंपीरियलिज्म रिवोल्ट था, क्योंकि इससे पहले ऐसा कोई भी रिवोल्ट नहीं हुआ जिसके अंतर्गत विदेशी राष्ट्रों का जमकर विरोध हुआ। क्योंकि इस मूवमेंट से पहले जैसे फर्स्ट ओपियम वार, सेकंड ओपियम वार हुए, लेकिन इन युद्धों के अंदर हमें पूर्ण रूप से एंटी इंपीरियलिज्म दिखाई नहीं देता है, लेकिन बॉक्सर रिवोल्ट के अंदर हमें पहली बार एंटी इंपीरियलिज्म का जो भाव है वो हमें दिखाई देता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि विदेशी राष्ट्रों को चाइना से बाहर किया जाए और चाइना को पूर्ण रूप से स्वतंत्र किया जाए। थर्ड, इस मूवमेंट का महत्वपूर्ण प्रभाव यह पड़ा कि जब 1901 में यह रिवोल्ट समाप्त हुआ तो उसके पश्चात ही महारानी तजुसी ने समाज के लिए, राजनीति के लिए और आर्थिक व्यवस्था के लिए अलग अलग नीतियां लागू की और ये सभी नीतियां 1901 से 1908 तक चली और इन नीतियों के अंतर्गत ही हमें चाइना में एक नई व्यवस्था दिखाई पड़ती है। जैसे शिक्षा में पहली बार मॉडर्न एजुकेशन पर जोर दिया गया। इसके अलावा सामाजिक मुद्दों में महिलाओं के हितों की बात की गई और इसके साथ साथ राजनीतिक पद्धति में भी बदलाव करते हुए एक नई मंत्री परिषद और इसके अलावा प्रांतों में आम पब्लिक को यह अधिकार दिया गया कि जनता अब लोगों को निर्वाचित करे और इन लोगों को विधानसभा में भेजें। तो इस प्रकार
मैं अपने व्याख्यान को इसी कड़ी साथ समाप्त करता हूं। सभी का धन्यवाद।